चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट के लास्ट टॉपिक की, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। अठारह के रिवोल्ट के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इंपैक्ट होते हैं, इस मुद्दे को समझना है, इस बात को समझना। तो सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, वो भारत के प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है, और जो कंपनी रूल होता है, कंपनी शासन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी रूल वॉज पुट टू एंड। कंपनी का शासन भारत से पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। देखिए, कंपनी का रूल किस तरह से समाप्त हुआ है, उसके लिए एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप लोग बस इतना समझें कि बाय द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड फ्रॉम द ईआईसी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन। तो भारत का जो प्रशासन था वो पास कर दिया गया है, वो बदल दिया गया है, ईआईसी से छीन कर किसको दे दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की, उसमें जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी या नॉमिनल सुप्रीम अथॉरिटी जो वहां की क्राउन होती है, वहां की जो रानी होती है, उसे कहा जाता है। इसलिए इसके बाद हम शासन को क्राउन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, इससे जब पार्लियामेंट का रूल शुरू हुआ है, जब संसद का शासन शुरू हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो किस पर पड़ने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ने वाला है, प्रशासन पर पड़ने वाला है। अब देखिए, प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक प्रशासन जो था वो किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। और ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, नियंत्रक संचालक मंडल के लोग। और दूसरा जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, नियंत्रक मंडल जिसे कहा जाता था। तो भारत के प्रशासन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टीम थी, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी थी, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पर, और देखिए प्रशासन एक्चुअली हाथ में किसका था, तो वो तो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में होता था। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद, जिसमें 3, 4, 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम करता था गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो टीम थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रशासन को संभालने की, वो कौन थे, वो थे आपके एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के थे, और दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य थे। इनको खत्म किया गया है क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया है, वो आ गया है पार्लियामेंट के कंट्रोल में। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट के कंट्रोल में आने के कारण इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर एक नया पद बनाया है, जिसे बोला गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, या हम भारत सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी बोल सकते हैं। इंडियन सेक्रेटरी या भारत सचिव का एक पद बनाया गया, और जो मेंबर इंडियन सेक्रेटरी, जो व्यक्ति इंडियन सेक्रेटरी बनता है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटेन की कैबिनेट का एक व्यक्ति होता है। ठीक है, ब्रिटेन की कैबिनेट का एक मेंबर होता है। ठीक है, अब ब्रिटेन की कैबिनेट का अगर एक मेंबर है तो इट मींस कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। यदि वो ब्रिटेन की कैबिनेट का यदि सदस्य है तो ब्रिटेन की संसद के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट मींस यहाँ पे जो शासन है वो पूरी तरह ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथ में आ चुका था। ठीक है, और ये जो इंडियन सेक्रेटरी था ये अकेला नहीं था, इसके साथ में 10 लोगों की एक काउंसिल भी हुआ करती थी, जिसे इंडियन काउंसिल या भारत परिषद कहा जाता था। तो 10 ये और एक ये, टोटल 11 लोगों की ये टीम हो जाती थी, इंडियन सेक्रेटरी एंड द काउंसिल ऑफ इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, भारत परिषद या काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद और साथ ही इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव, ये हो गए हैं। दूसरा, शासन करने के जो काम है ग्राउंड लेवल पर इंडिया में, वो तो अभी भी किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल के हाथ में। लेकिन गवर्नर जनरल का जो पद था या जो नेम ऑफ द पोस्ट थी, उसको चेंज करके उसे बना दिया गया वायसराय। गवर्नर जनरल की जगह पर अब इंडिया का शासन किसके हाथ में हो गया है, वायसराय के हाथ में हो गया है। और वायसराय ऑब्वियसली अकेला काम नहीं कर सकता है, तो इसके साथ भी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद, वो अभी भी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी भी रहेगी। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। लेकिन अब गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया, वायसराय हो गया। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस मैंने बता दिए हैं। अब तीसरा चेंज आप देखेंगे, तीसरा जो
डिस्कशन होगा वो ये होगा कि जो रिलेशनशिप थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शासकों के प्रति, इंडियन जो राजवाड़े थे, भारतीय जो राजवाड़े थे, ठीक है, उनके प्रति जो उनके रिलेशनशिप थे, इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। प्रिंसली स्टेट या भारतीय रजवाड़ों के साथ इनके जो रिलेशनशिप है, इसमें थोड़ी सी मधुरता आती है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इसमें थोड़ी सी अगर देखा जाए तो उदारपन देखने को मिलता है। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लेकर आया था डलहौजी, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को विड्रॉल कर लिया जाता है, लैप्स की जो पॉलिसी थी, जो सिस्टम था, उसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉल, और उसे वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम कि जो रजवाड़े के जो रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, उनके प्रति जो ब्रिटिश पॉलिसी है वो थोड़ी सी नरम हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसका कारण ही यही था कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 था चल रहा था, उस समय पर ब्रिटिशर्स की सबसे ज्यादा सहायता ही किसने की थी? इन प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले जो इंडियन रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, उन्होंने की थी। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो कैनिंग था उसके द्वारा क्या कहा गया, कैनिंग के द्वारा ये कहा गया है कि 1857 की जो लहर है उस या ये जो आंधी आई है, इसकी एक ही लहर में हमारा शासन समाप्त हो जाता यदि देसी शासक रूपी बांध अगर हमें नहीं बचाते तो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अब इनका महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया था ब्रिटिशर्स के लिए। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे जो पॉलिसी अपनाई है, अब जो पॉलिसी इन्होंने फॉलो की है वो है डिवाइड एंड रूल। इट मीन्स डिवाइड एंड रूल का मतलब है तोड़ो और शासन करो। ठीक है, डिवाइड करो, विभाजन करो, और फिर क्या करो? शासन करो। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है। देखिए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो शासन किया, जो भारत की विजय हासिल की है, उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो जो हमने वॉर्स डिस्कस किए थे, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, तो उन सब वॉर्स में हम ये देखते हैं कि उन्होंने इंडियन रूलर्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया या एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की हेल्प की, और फिर इंडिया को जीत लिया, भारत को जीत लिया। तो जिस तरह से उन्होंने भारत को जीता था, वो डिवाइड एंड रूल या एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर ही जीता था। अब 1857 के बाद या ड्यूरिंग द रिवोल्ट उन्हें ये पता चला कि इन लोगों में जो यूनिटी है, खासतौर से हिंदू और मुसलमान में जो यूनिटी है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। और अब इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट है वो शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों के बीच में भड़काना शुरू किया। कुछ ऐसे इशू क्रिएट किए जिससे एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच में डिस्प्यूट बने या विवाद बने या दुश्मनी बने। साथ ही जो रूलर था उसकी पब्लिक या जनता के खिलाफ भड़काना शुरू किया। राजा और पब्लिक के बीच में खाई पैदा करने की चीजें शुरू की। साथ ही एक जाति और दूसरी जाति के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की। एक जाति और दूसरी जाति को एक दूसरे के बीच में भड़काने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, सबसे महान कार्य, सबसे बुरा कार्य जो इन्होंने किया था वो ये किया था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में इन्होंने काफी ज्यादा विवाद पैदा करने शुरू कर दिए, और हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने सबसे ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट किए। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हम आज भी जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो परेशानी या जो दुश्मनी देखते हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो थी। देखिए, 1857 के पहले देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिलती है। रिवोल्ट में जो देखें हमने, कई जो लीडर्स थे वो सब मुस्लिम लीडर्स थे। जैसे कि हम खान बहादुर खान की बात करें, मौलवी हमदुल्ला की बात करें, या हम बात करें अगर नाना साहब की, तो उनके ही एक सपोर्टर अजीमुल्ला हुआ करते थे। ठीक है, और जो भी रिवोल्ट करने वाले सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनमें भी देखा जाए तो हिंदू थे। लेकिन जब उन्होंने यूनिटी की बात की, जब एकता की बात की, तो उन्होंने किस लीडर को अपना चुना? तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने दिनों से भारत की जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो मुगल बादशाह के अधीन थी। मुगल बादशाह या मुगल ही इंडिया के रूलर्स हुआ करते थे कई सालों से, कई वर्षों से। तो यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम में एक प्रकार से यूनिटी थी। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी मिलजुल कर रहना पसंद कर रहे थे, जो 1857 की रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण था या सबसे बड़ी एक विशेषता थी। और अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत पर शासन करना है तो ये काम करना बहुत जरूरी होगा और डिवाइड करना काफी जरूरी होगा। और फिर इन्होंने क्या किया है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवा इंपैक्ट जो हुआ है 1857 के रिवोल्ट का, वो ये है कि इंक्रीज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन आर्मी में या सेना में ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या को या रेसो को बढ़ाया गया था।
सेना में ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे पहले देखा जाए तो जो रेशो चलता था वो 5:2 का चलता था। इट मींस 5 ब्रिटिश सोल्जर्स पर 2 इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर अब जो रेशो है वो क्या किया गया, 5 इंडियन सोल्जर्स पर 2 ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे, पहले रेशो ये था। लेकिन अब जो रेशो है वो 2 रेशो बंद किया गया, यानी 2 ब्रिटिश सोल्जर्स पर 2 इंडियन सोल्जर्स पर 1 ब्रिटिश सोल्जर को अपॉइंट किया जाने लगा था। हालांकि ये रेशो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि हर जगहों पर यही रेशो चलेगा। लेकिन आपको मोटे तौर पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 1857 रिवोल्ट जो सोल्जर्स के रेशो थे आर्मी में वो 2:1 था, उसके पहले जो रेशो था वो 5:2 हुआ करता था। इट मींस कि 5 भारतीयों पर 2 ब्रिटिश सिपाही होते थे और 1857 के बाद 2 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सिपाही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है किसमें, सिविल सर्विसेज में या नागरिक सेवाओं में। नागरिक सेवाओं में क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में भी हमें जानना है, सिविल सर्विसेज के बारे में भी जानना है। सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए, नागरिक सेवाओं में अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स कुछ इस तरह से पॉलिसी बनाते हैं कि इंडियंस को थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है इन एग्जाम्स को पास कराना। ठीक है, लेकिन चूंकि अब उन्हें ये दिखाना पड़ेगा, उन्हें ये समझाना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कि अब हम जो है इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हर जगह पर जगह दी जा रही है, उन्हें प्रशासन में, उन्हें कानून बनाने में, उन्हें हर जगह पर हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं। इट मीन्स कि अब जो शासन है, जो नियम है, जो कानून है, वो भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रशासन में अगर बात की जाए नागरिक सेवाओं में, तो इंडियंस को यहाँ पे परमिशन मिली है, भारतीयों को परमिशन दी गई है शासन इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और अगर बात की जाए सबसे पहला अगर कोई भारतीय था जो इस एग्जाम को पास करता है तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर के ही जो बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ ठाकुर या सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो फर्स्ट इंडियन होते हैं जो आईसीएस की एग्जाम को क्लियर करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन मुद्दों को डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंपनी रूल जिसको हम बोल रहे हैं इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के प्रभाव भारत पर क्या पड़ते हैं। तो पहला प्रभाव कंपनी रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल शुरू होता है। प्रशासन पे कई सारे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, हालांकि मैंने एक ही पॉइंट लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि इंडियन सेक्रेटरी और उसके साथ में 10 लोगों की इंडियन काउंसिल अपॉइंट की जाती है, गवर्नर जनरल के नाम को वाइसराय कर दिया जाता है। ठीक है, और भी कई चेंजेस होते हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए, साथ ही अगर प्रांत या राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, और भी प्रांतों में जैसे हम बात करें तो कानून या एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है 12 सदस्यों की, तो वो सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, रजवाड़े के जो शासक थे, उनके साथ थोड़ा सा नरम नीति के साथ ब्रिटिशर्स पेश आते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अब ज्यादा कड़ाई से, ज्यादा मजबूती से पालन किया जाता है। इंक्रीज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन आर्मी किया जाता है। साथ ही सेना में और भी कई चेंजेस होते हैं, जैसे इंडियंस को बड़ी बड़ी पदों पर अपॉइंट नहीं करना है, या फिर इंडियंस को उन जगहों से दूर रखना जहाँ पे गोला बारूद या वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं। तो ये सारी चीजों का या इन नीतियों का फॉलो यहाँ पे किया जाता है। सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम पढ़ रहे हैं किस टॉपिक के अंतर्गत, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि कंपनी रूल जिसका एंड होता है, या और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन, इन दो मुद्दों को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलिएगा दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं 1857 के रिवोल्ट के इंपैक्ट या प्रभावों की। और इंपैक्ट में हम पहले भी बता चुका हूं कौन कौन से प्रभाव पड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, और उसमें सबसे पहला प्रभाव जो हम बात करेंगे वो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर। इट मीन्स प्रशासन पर पड़ने वाला प्रभाव। देखिए 1857 के रिवोल्ट के पहले भारत पर शासन करने वाले जो लोग थे वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका शासन हुआ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, और इस कंपनी को रेगुलेट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट इसे रेगुलेट करती थी और ये इंडिया में रूल करती थी, शासन करती थी। ठीक है, इन्हीं के ऑफिसर्स, इन्हीं के अधिकारी इंडिया में रूल करते थे। लेकिन इस कंपनी के अंतर्गत इस कंपनी की जो दो पार्ट जो थे, दो बड़े बड़े जो इसके संस्था थे इस कंपनी की, उसमें एक तो था बोर्ड ऑफ प्रोपर्टियर्स,
बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टियर्स, इट मीन्स स्वामी मंडल, और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट मीन्स संचालक मंडल। ठीक है, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स या प्रॉपर्टियर्स की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रशासन के लिए, हम इन्हें स्वामी मंडल कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट था जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और इनका इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी इंपैक्ट होता था, प्रशासन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, यानी संचालक मंडल। ठीक है, और इसमें टोटल हुआ करते थे 24 मेंबर्स, 24 सदस्य इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो पार्लियामेंट की ओर से, सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक 6 सदस्यों की 6 मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी, भारत के प्रशासन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, और दूसरी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कहा जाता था। ठीक है, अब क्या होता है, जब 1857 का रिवोल्ट होता है, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट साफ तौर पर यह क्वेश्चन करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि यदि ये सक्सेस हो जाता, यदि ये सफल हो जाता, तो क्या भारत पर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते, तो क्या भारत पर आप प्रशासन कर पाते। ठीक है, अगर ये सक्सेस हो जाता, अगर ये सफल हो जाता, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में रह पाता। ठीक है, तो इस तरह की जब बात की जाती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कर देती है, खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो खत्म कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप लोग बस इतना समझें कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द रूल्स एंड द राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट को समाप्त कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858, 1858 में। लेकिन ये क्यों किया जाता है, ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का अगर रिवोल्ट नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री में जाते हैं, तो आप लोग देखते हैं पॉलिटी में एक एक्ट आता है, जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो पॉलिटी में हम एक अधिनियम डिस्कस करते हैं जिसे हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853। और ये जो चार्टर एक्ट 1853 था, इस एक्ट के तहत ये कहा गया था, देखिए हर एक चार्टर एक्ट के जरिए क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 ईयर के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट दिए जाते थे। कितने ईयर्स के, 20 ईयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स दिए जाते थे। ठीक है ना, हर एक चार्टर से। ये शुरू हो रहा है 1599 में, जब पहला चार्टर आया था तो 15 ईयर के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स, 15 ईयर के राइट्स मिले थे। और 1773 से, हम बोले 1757 से, जब ये लोग शासन करने लगे, जब ये लोग रूल करने लगे हैं, तो साथ में इनको प्रशासन के भी अधिकार दिए जाने लगे थे। कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो जब भी कोई चार्टर आता था तो 20 ईयर के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट मिल जाया करते थे। लेकिन 1853 का जब चार्टर आता है, 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है, तो उस चार्टर एक्ट में साफ तौर पर यह कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब हम आपको कंफर्म 20 ईयर के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंफर्म्स दैट we didn't give you 20 years administrative right। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि 20 साल के प्रशासन के अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, कुछ कंफर्म ड्यूरेशन नहीं बताया गया था कि इतने साल करना है, उतने साल करना है, बस ये साफ तौर पर बोल दिया गया था कि जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगेगा आपके प्रशासन के अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, ये एक बात बोली गई थी इस चार्टर एक्ट 1853 में। और 1853 के चार्टर एक्ट में एक और खास बात ये थी कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात बोली गई थी, 12 मेंबर की, 12 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाने की बात बोली गई थी। ठीक है,
12 सदस्यों की एक विधान परिषद या विधानसभा बनाने की बात कही गई थी इस चार्टर एक्ट 1853 में। तो जो चार्टर एक्ट 1853 था उसके पॉइंट्स हम समझ लें कि इस एक्ट में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो प्रशासन के 20 साल के अधिकार थे वो नहीं दिए गए थे, वो खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि अब आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि हम आपको 20 ईयर दे दे रहे हैं। और दूसरी बात, लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात बोली गई है पार्लियामेंट के द्वारा। 12 सदस्यों की, 12 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, अब इस बीच में क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है और जैसा कि पार्लियामेंट चाह रही थी कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को को पूरी तरह से वापस बुला लिया जाए या उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, और उन्हें मौका मिला है 1857 का रिवोल्ट। और जब ये रिवोल्ट हो गया तब 1858 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पास होता है 1858 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और ये जो एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दिस एक्ट हैज अ प्रोविजन that passed Indian administration from British East India Company to British Parliament। तो ये जो अधिनियम होता है 1858 का, इसमें एक प्रोविजन ये होता है कि भारत का जो प्रशासन है, भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पास कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को या ब्रिटेन की संसद को। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि भारत का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर या उनके हाथों से स्थानांतरित होकर किसे कर दिया गया है, स्थानांतरित ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। चलिए, प्रशासन में दूसरी बात अगर की जाए तो जैसे कि मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को 1858 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बोथ दी ऑर्गेनाइजेशंस वर एंड, तो इन दोनों ही संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, इनका अंत हो गया है 1858 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यों का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे भी खत्म कर दिया गया। अब जब इन दो ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जो कि रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी जगह पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे बोला गया इंडियन काउंसिल। और इस इंडियन काउंसिल का जो हेड था उसे कहा गया इंडियन सेक्रेटरी। इसे क्या कहा गया, इंडियन सेक्रेटरी या भारत सचिव। और इसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। इस इंडियन काउंसिल में टोटल 10 मेंबर या 10 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 10 सदस्यों का भारत परिषद और उसका जो हेड होगा वो होगा इंडियन सेक्रेटरी या भारत सचिव, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता था। तो अब एक चीज आप लोग ये समझें कि 10 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई जिसका अध्यक्ष भारत सचिव हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक खास बात यह है कि ये जो इंडियन सेक्रेटरी और जो इंडियन काउंसिल है ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक उत्तरदायी संस्था है। एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं वो अब भी पुराने लोग ही कर रहे हैं। इट मीन्स की जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी संभालेगी। तो पहले की तरह ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के टाइम पर जो गवर्नर जनरल का एडमिनिस्ट्रेशन होता था प्रेसिडेंसियों में, बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बाकी जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर हुआ करते थे। एज इट इज सिस्टम अभी भी चल रहा है। भारत में ग्राउंड लेवल पर कौन बैठे हुए, तो गवर्नर जनरल उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ पर भी एक चेंज ये हुआ कि गवर्नर जनरल के नाम को चेंज किया गया, उसके पद को बदल दिया गया। ठीक है, उसकी पोस्ट का नाम बदल दिया गया और अब उसकी पोस्ट का नाम जो हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखें, गवर्नर जनरल का जो नाम था उसका नाम अब हो गया है वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय।
तो अब जो लॉर्ड कैनिंग अभी तक गवर्नर जनरल थे, अब वो क्या कहलाएंगे, वायसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग थे, अब उन्हें कहा जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके कर दिया गया है, वायसराय कर दिया गया है। देखिए इसके पीछे का कारण ये है कि वायसराय जो है वो आधिकारिक ब्रिटिश सरकार के अधीन होता था। ठीक है, या वायसराय की अगर बात की जाए तो वायसराय ब्रिटिश सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में दी जाने वाली एक पदवी हुआ करती थी। ठीक है, वायसराय इज द पोस्ट दैट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, दैट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन। द ब्रिटिश क्राउन द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली जो पदवी होती थी, ठीक है, वो हुआ करती थी वायसराय। इसलिए अब यहाँ पे इनका नाम क्या हो गया, वायसराय। इट मींस कि अब जो वायसराय है वो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दी जाने वाली पदवी होती है। जबकि गवर्नर जनरल जो थी वो कंपनी की पोस्ट थी, कंपनी के द्वारा दी जाने वाली पोस्ट थी। और वायसराय जो है वो राजा या फिर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दी जाने वाली एक व्यक्तिगत पोस्ट होती है, एक इंडिविजुअल पोस्ट होती है, एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने वाली एक पोस्ट होती है। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन दिया करता है। तो ये एक खास बात हो जाती है। लेकिन अब ये जो वायसराय था ना, ये वायसराय जो है धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ वायसराय की जो पावर थी, वायसराय की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जो प्रशासन की जो शक्ति थी, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होती जाती है। ठीक है, ये किसके कंट्रोल में आता जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करना इसकी मजबूरी बन जाती है। तो धीरे धीरे वायसराय के ऊपर कंट्रोल होने लग जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और ये उनके अधीन, उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन के मामलों को संभालने के लिए भारत में गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल के साथ में उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर बात की जाए तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगभग 5 to 6 मेंबर हुआ करते थे, 5 से 6 सदस्य हुआ करते थे। तो आप इस बात को समझें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन काउंसिल, भारत परिषद, जिसमें 10 मेंबर है, जिसका हेड कौन है, इंडियन सेक्रेटरी। दूसरा, ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए गवर्नर की जगह कौन आ गया है, वायसराय आ गया है, जिसके साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसमें कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। ये व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, 1858 के बाद हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल है। ठीक है, और प्रशासन के तमाम जो छोटे छोटे जो मामले थे उन पर भी इंडियन सेक्रेटरी का कंट्रोल था, उन पर भी इंडियन सेक्रेटरी का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, तो इंडियन सेक्रेटरी का काफी इंपैक्ट था इंडिया के छोटे छोटे मामलों पर भी, स्मॉल जो इश्यूज थे उन पर भी किसका नियंत्रण हुआ करता था, इंडियन सेक्रेटरी का। इस तरह भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण जिस अधिकारी का था वो भारत से कई मीलों दूर बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज को समझें कि जो इंडियन सेक्रेटरी है ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया से कई मीलों दूर कहां पर बैठा हुआ है, ये लंदन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया से कई मीलों दूर इंडिया के जो मामले थे, इंडिया के जो छोटे छोटे जो अफेयर्स थे उनका जो अधिकार है, उनके ऊपर डिसीजन या डिस्क्रेशन के जो राइट्स हैं वो किसके हाथ में है, वो लंदन में बैठे हुए इंडियन सेक्रेटरी के हाथ में है। ठीक है, जो कहां बैठा हुआ है, जो लंदन में बैठा हुआ है, लंदन से डिसीजन लेता है। ठीक है, अब हम 1861 की बात करते हैं, 1861 की बात करते हैं। 1861 में क्या होता है, तो 1861 की बातों को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को हल्का सा कंसेप्ट 1853 का पता होना चाहिए। और 1858 में बता चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके सारे पॉइंट्स आप लोगों को पहले से ही क्लियर हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड फ्रॉम या वाज ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एंडेड एंड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप that was responsible for Indian administration, and the new organization is named as the Indian Council that contained 10 members, and the head of the Indian Council was Indian Secretary. ठीक है, and the Indian Secretary was a member of British cabinet. ये जो Indian Secretary होगा वो किसका मेंबर होगा, ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है, that the Indian Secretary और the भारत सचिव is the member of British cabinet, hence he was totally responsible to the British Parliament. अब चूंकि ये ब्रिटेन की कैबिनेट का मेंबर है, hence he was totally responsible for British Parliament. ये पूरी तरह से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेंस इट मींस इंडिया के प्रशासन पर पूरी तरह से कंट्रोल जो हो चुका है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का हो चुका है। अब आप इस बात को समझें कि 58 के दोनों पॉइंट बता चुका हूं, हम 1853 की बात करें
तो 1853 के एक्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये था, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि पहला पॉइंट तो ये कि 20 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कंफर्म नहीं किए गए थे फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ 1853 इज दैट कि A 12 member legislative assembly should be established। एक 12 सदस्यों की विधान परिषद का गठन किया जाना आवश्यक था या किए जाने का एक प्रावधान उसमें बोला गया था, ठीक है। 12 member legislative assembly should be established in India for the legislation। तो विधायिका के लिए या विधि संबंधी कार्यों के लिए 12 सदस्यों की विधान परिषद की बात बोली गई थी इन द एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए 1861 में क्या होता है, 1861 के एक्ट की अगर हम बात करें, द एक्ट ऑफ 1853 1861, तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है। यहाँ पे जो एक्ट होता है इसका नाम होता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट। और इस समय तक भी भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1862 तक लॉर्ड कैनिंग इंडिया में रहते हैं। 1856 से 1862 तक इंडिया के जो वायसराय थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार भारत में पहली बार जो विभागीय प्रणाली है, जो पोर्टफोलियो मेथड है, वो शुरू की जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को समझना है कि बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फर्स्ट टाइम इन इंडिया पोर्टफोलियो मेथड वाज स्टार्टेड। भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। और जो आप ये देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 5 या 6 मेंबर्स थे, इन 6 मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए और उन व्यक्तियों को या उन लोगों को उन डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, ठीक है। तो 1861 से जो कैनिंग उस समय वायसराय थे, उनके समय पर भारत में विभागीय प्रणाली शुरू होती है जो आज भी चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो डिफेंस डिपार्टमेंट है, एक तो ये एक विभाग हो गया है, रेलवे एक विभाग हो गया है, एजुकेशन एक विभाग हो गया है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक विभाग हो गया है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एक विभाग हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विभाग उस समय पर बने। और ये सबसे पहली बार कब हुआ, 1861 के एक्ट में ये प्रावधान थे और ये सारी चीजें शुरू हुई थी 1861 से। और आज भी ये पोर्टफोलियो सिस्टम चल रहा है और जो मंत्री परिषद है उसमें एक एक मंत्री अलग अलग विभाग का क्या है, रिस्पॉन्सिबल मेंबर है या उसको संभालता है। अब ये प्रणाली हुई थी 1861 में प्रारंभ, जिसको किया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, भारत में विभागीय प्रणाली के रूप में। अब आप लोग एक दूसरी चीज को समझे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान परिषद की बात अगर करें तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को की स्थापना की बात बोली गई थी किस एक्ट में, 1861। तो 1861 के काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और बड़ा बना दिया गया था। तो ये जो मैंने बोला यहाँ पे कि वायसराय, गवर्नर जनरल अब नहीं है, अब कौन है, वायसराय। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर है, मैक्सिमम मान लो कि 6 मेंबर है। मैक्सिमम कितने मेंबर है, 6 मेंबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके प्रावधान यहाँ पर थे। तो हमें बनाना है लेजिस्लेटिव असेंबली। हमें बनाना है एक लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना है उसके प्रोविजन 1853 के चार्टर एक्ट में थे। कितने सदस्यों की, 12 मेंबर्स की। 12 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स आपको कहां से मिल जाएंगे, 6 मेंबर मिल जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो 6 सदस्य तो आ गए हैं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से, और 6 सदस्य और बढ़ाकर और लेकर 6 और सदस्यों को लेकर हमने क्या बना दी, एक विधान परिषद का गठन कर दिया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कर दिया, ठीक है। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो 12 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, जिसमें 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और 6 और दूसरे मेंबर हैं, इसको अब हम बोलेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो 12 सदस्यों की संस्था, जिसमें 6 तो यही लोग हैं, ये उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसको उतनी ज्यादा वास्तविक अधिकार या रियल अथॉरिटी नहीं दी गई थी, ठीक है। इसलिए इसे आरंभिक कोटि या कमजोर संसद के रूप में भी जाना जाता है, वीक पार्लियामेंट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इनिशियली लेवल पर अगर बात करें ना, तो इसमें कोई भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, भारतीय जनता के बीच में से चुने गए लोग नहीं थे या इलेक्शन के द्वारा चुने गए लोग नहीं थे।
धीरे धीरे कुछ इंडिया इनिशियल लेवल पे तो इंडियंस को इलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस को भी चुना जाने लगा था। लेकिन जो इंडियंस चुने जा रहे थे वो लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ्रेंड्स लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही जो हितैषी लोग थे उन लोगों को चुना गया था, जिसमें खासतौर पर राजे महाराजे या फिर जो बड़े बड़े जमींदार या जो सूदखोर हुआ करते थे वो लोग थे, जिन्हें वायसराय के द्वारा ही नामजद किया जाता था या फिर उनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था। तो यहाँ पे ना इंडिया की जो आम पब्लिक थी, जो आम जनता थी, और जो नया न्यू आइडियोलॉजी इंडिया में डेवलप हो रही थी, जो न्यू अगर हम बात करें एकता या राष्ट्रभक्ति की या राष्ट्रवाद की जो भावना इंडिया में डेवलप हो रही थी, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाला, उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी मेंबर यहाँ नहीं हुआ करता था। ये सब ऐसे राजे महाराजे या फिर ऐसे जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स के काफी इंटरेस्ट या उनके काफी हितैषी लोग हुआ करते थे, और उन्हें भी कौन अपॉइंट कर देता था? उन्हें भी वायसराय के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो 12 मेंबर की हमने बात की है, इसमें धीरे धीरे इंडियंस भी आए, लेकिन ये उतनी ज्यादा पावरफुल, उतनी ज्यादा रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ये सिर्फ नाम मात्र के लिए थी, सिर्फ दिखाने के लिए थी, ताकि इंडियन पब्लिक को, भारतीय जनता को ये विश्वास हो सके कि अब जो कानून बनाए जा रहे हैं, अब जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, उसमें इंडियन लोग ही शामिल हैं और एक कानून की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे काम कर रही है, देख रही है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ वायसराय की अथॉरिटी पर सब कुछ होता था। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो करती थी, उसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी परमिशन दे देती थी, अपना डिस्क्रिप्शन दे देती थी। तो इतनी कोई रियलिस्टिक नहीं थी, जिसमें सिर्फ एक दिखावा करने की कोशिश थी। इंडियंस को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए अब आपकी ओर से भी लोग हैं, आपके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो राजे महाराजा लोग ही हुआ करते थे, जिन्हें आम पब्लिक से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही वो इंडियन पब्लिक के किसी इशू को वहां पे रखा करते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें बड़े बड़े मुद्दे, जैसे बजट जैसा कोई इशू हुआ करता था, तो उस मुद्दे पर तो ये क्वेश्चन करने के इनको कोई राइट्स ही नहीं थे। सारे के सारे काम किसको थे? वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को थे। इस तरह से देखिए धीरे धीरे से क्या हो रहा है, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, चीजों में डेवलपमेंट आ रहे हैं। ये इनिशियली 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके बाद, और उसके कई दशकों तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़े से चेंजेस या थोड़ी सी सुधार करने की कोशिश की गई है। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो इंडियंस के थे उनको पूरा या फुलफिल करने की कोशिश की गई है इनिशियल लेवल पर। ठीक है। तो इनिशियली हमने देखा कि प्रशासन पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ पे कुछ इंपैक्ट हुआ। देखिए कुछ चीजें चेंज हुई है प्रांतीय या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और साथ ही साथ अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें भी चेंज हुआ, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे और बाद में होता है। तो जो इंपैक्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं तो हमें यही समझना होगा। अब हम देखते हैं कि आर्मी में या सेनाओं में क्या परिवर्तन किया गया, चेंजेस इन आर्मी की अगर बात की जाए तो उसको समझना है, और ये अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, चेंजेस इन द आर्मी या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेना के पुनर्गठन या सेना में क्या बदलाव हुए उनकी बात करते हैं।